हेलो एवरीवन। तो मेरा नाम है मोहित और आप देख रहे हैं पीडब्ल्यू नर्सिंग वाला। आज की क्लास हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम चल रहा है, तो उसमें हमारा टॉपिक है गैस्ट्राइटिस। गैस्ट्राइटिस पढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात को करेक्ट करवा दूं। एक्चुअली लास्ट क्लासेस के अंदर हमने एक टर्म पढ़ ली थी। जब हम ईसोफेगस के डिसऑर्डर पढ़ रहे थे, ईसोफेगस के, तो मैंने ईसोफेगस की लोकेशन C6 से C10 बोल दिया था फ्लो में। एक्चुअली वो T10 था। एक्चुअली फ्लो में थोड़ा सा करेक्शन गलत हो गया था, तो प्लीज उसको करेक्ट कर लें। C6 से लेके T10 ईसोफेगस वाले चैप्टर में हमने ये बात पढ़ी थी। आज का हमारा जो चैप्टर रहेगा वो हमने पढ़ना है गैस्ट्राइटिस। तो गैस्ट्राइटिस के अंदर हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे, तो गैस्ट्राइटिस के बारे में अगर मैं डिस्कस करूं आपसे, तो गैस्ट्राइटिस के बारे में सबसे पहले हम इसको डिफाइन करेंगे कि गैस्ट्राइटिस क्या है, गैस्ट्राइटिस के कॉज क्या हैं और उसके टाइप्स क्या हैं। गैस्ट्राइटिस के टाइप्स क्या हैं, कारण क्या है, कितने टाइप का होता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में क्या क्या चीजें कर सकते हैं, और जो फाइनल हमारी चीज होगी वो होगा मैनेजमेंट, कि गैस्ट्राइटिस का कैसे हम मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। कॉपी पेन उठा लीजिए। सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमारा टॉपिक क्या है। तो हमारा टॉपिक है दोस्तों, उसको बोलते हैं गैस्ट्राइटिस। जैसे पहले हमने ईसोफेगस के डिसऑर्डर खत्म किए, हमने देखा था ईसोफेगस के अंदर एक हमने पढ़ा था अचलेसिया कार्डिया। जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो पहले ईसोफेगस के डिसऑर्डर पढ़ लें एक बार। और दूसरा एक हमने अलग से सेपरेट लेक्चर लिया था जिसका नाम था GERD। जब ईसोफेगस कहाँ पे खत्म होता है इसको बोलते हैं सर स्टमक, और स्टमक का ही दूसरा नाम है गैस्ट्रिक रीजन। तो अगर गैस्ट्रिक रीजन की जो डिजीज पढ़ने वाले हैं उसका नाम है दोस्तों गैस्ट्राइटिस। क्लियर? ओके। सर गैस्ट्राइटिस क्या है, तो आपको बता दूं। एक्चुअली गैस्ट्रिक रीजन को, इसकी वॉल को जो प्रोटेक्ट करके रखते हैं, इसकी वॉल को जो प्रोटेक्ट करके रखती है लेयर, उसको बोलते हैं म्यूकस लेयर। उसको क्या बोलते हैं? म्यूकस लेयर। उसको बोला जाता है सर म्यूकस लेयर। और म्यूकस लेयर को सर बैरियर भी बोल सकते हैं। सर बैरियर मतलब वो लेयर जो बाकी अंदर वॉल को खराब नहीं होने देगी, जो अंदर वॉल को खराब नहीं होने देगी। मतलब यहाँ पे तो HCl बनता है, HCl से वॉल खराब हो जाएगी, इसीलिए तो बाहर से जो मैंने रेड कलर से डिनोट किया है, ये रेड कलर वाला क्या है सर, ये म्यूकस की लेयर है। ओके सर। एक्चुअली सर ये म्यूकस की लेयर में ऐसा क्या चीज होता है जिससे ये प्रोटेक्ट कर पाती है, तो आपको बता दूं। एक तो इसमें म्यूकस ही होता है, या मैं बोल सकता हूं वाटर। दूसरा इसी लेयर में ग्लाइकोप्रोटीन की बनी होती है, ग्लाइकोप्रोटीन। और तीसरी बात सर, इस लेयर में ही बाइकार्बोनेट रिलीज होता है, जिससे कि ये लेयर प्रोटेक्ट करती है। रेड कलर की जो लेयर दिख रही है वो वाटर की, ग्लाइकोप्रोटीन की और बाइकार्बोनेट की बनी हुई रहती है, जिससे कि HCl का असर उस पर कम होता है। और ये हमारे स्टमक की वॉल को बचा के रखती है एसिड से, यानी कि HCl से। अब हम बात करने वाले हैं आज के लेक्चर में, जिसका नाम है गैस्ट्राइटिस। गैस्ट्राइटिस का मतलब नाम से ही समझ में आ रहा है सर, नाम से क्या समझ में आ रहा है सर? इन्फ्लामेशन। गैस्ट्राइटिस से समझ में आ रहा है सर इन्फ्लामेशन ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोजा, गैस्ट्रिक म्यूकोजा। सर मतलब अगर ये गैस्ट्रिक म्यूकस लेयर में कोई इन्फ्लामेशन हो गई, इस कहानी को सर हम बोलते हैं गैस्ट्राइटिस। एक बार छोटी सी बात बता देता हूं। इस गैस्ट्रिक रीजन के अंदर, एक्चुअली इस गैस्ट्रिक रीजन के अंदर ABCD लिख रहा हूं मैं। एक्चुअली कुछ 3-4 टाइप की सेल्स होती हैं। अगर आपने सुना होगा तो यहीं पे होती है सर चीफ सेल, चीफ सेल। गैस्ट्रिक रीजन में ही कुछ होती है पराइटल सेल, पराइटल सेल। यहीं पे कुछ G सेल पाई जाती हैं। और एक और सेल बता देता हूं आपको, जिसको बोलते हैं फेविओलर सेल। एक और इंपॉर्टेंट सेल पाई जाती है जिसको बोलते हैं फेविओलर सेल।
फेविओलर सेल। अब ध्यान से सुनना, चीफ सेल का काम होता है पेप्सिनोजन सीक्रीट करना, पेप्सिनोजन सीक्रीट करना, जो आगे जाके पेप्सिन बनेगा और डाइजेशन में हेल्प करेगा। ऐसे ही पैराइटल सेल सर क्या रिलीज करती हैं, ये HCl का सीक्रेशन करती हैं, नंबर 1। और नंबर 2, ये कुछ इंट्रेंसिक फैक्टर बनाती हैं सर, इंट्रेंसिक फैक्टर बनाती हैं सर ये कुछ। ऐसे ही जी सेल क्या करता है सर, ये गैस्ट्रिन का रिलीज करती हैं, और गैस्ट्रिन भी HCl को बढ़ाने में मदद करता है। अब अलग से जिसको हमने फेविओलर सेल बोला, मैं दोबारा से लिख रहा हूं, इसका नाम है फेविओलर सेल। ये भी स्टमक के अंदर पाई जाती है। ये फेविओलर सेल वही सेल है जो आपके बैरियर को बनाती है, बैरियर या फिर म्यूकोजल लेयर को बनाती है, या म्यूकस लेयर को बनाती है, जिससे कि हमारी स्टमक की वॉल प्रोटेक्टेड रहती है। तो वॉल को प्रोटेक्ट करने का काम करती है फेविओलर सेल। एक बार दोबारा बता दूं कि हम आज पढ़ रहे हैं गैस्ट्राइटिस, और गैस्ट्राइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन होना गैस्ट्रिक इस वॉल के अंदर, जो रेड कलर की आपको वॉल दिख रही है। सर इससे पहले हमें थोड़ा बहुत रिवाइज कर लेना चाहिए। चीफ सेल पेप्सिन का रिलीज करती हैं, पैराइटल सेल्स HCl और इंट्रेंसिक फैक्टर का रिलीज करती हैं, जी सेल गैस्ट्रिन का रिलीज करती हैं, फेविओलर सेल बैरियर बनाने का काम करती हैं, यानी कि इस म्यूकस लेयर का, जिसमें वाटर होता है, ग्लाइकोप्रोटीन होता है, बाइकार्बोनेट होता है, इसको बनाने का काम करती है, जिससे कि हमारी ये गैस्ट्रिक वॉल प्रोटेक्टेड रहती है। एक और बात बता देता हूं, पैराइटल सेल ज्यादातर स्टमक के पार्ट्स अगर आपको पता होंगे, तो स्टमक के पार्ट्स की अगर मैं बात करूं, तो ये अंतिम वाला पार्ट यहां कहीं पे एंट्रम वाला पार्ट आपको मिलेगा, इसको बोलते हैं एंट्रम। यहीं पे हमारा पाइलोरस वाला पार्ट, पाइलोरस मिलता है, पाइलोरस। मैं बात करूं ये वाला पार्ट हम बॉडी वाला पार्ट है, और ये सबसे ऊपर ये जो दिख रहा है आपको कार्डिया, या फिर इसको बोलते हैं फंडस। अगर आपसे कभी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ ले कि सबसे ज्यादा पैराइटल सेल्स कहाँ पे पाई जाती हैं, तो पैराइटल सेल दोस्तों इस फंडस पार्ट में और बॉडी वाले पार्ट में पाई जाती हैं। सबसे ज्यादा पैराइटल सेल इस फंडस और बॉडी वाले पार्ट में पाई जाती हैं। पर हम अभी पढ़ रहे हैं इन्फ्लामेशन होना गैस्ट्रिक म्यूकोजा में, जिसको बोलते हैं गैस्ट्राइटिस। तो एक छोटी सी भूमिका आपको याद होनी चाहिए, इसके बाद आप कहानी को अच्छे से समझ जाओगे। अब इन्फ्लामेशन की बात करी है, तो सर इस इन्फ्लामेशन से क्या होगा। हमने बोला सर जो गैस्ट्राइटिस है ना, गैस्ट्राइटिस, इसकी वजह से स्टमक में सर इन्फ्लामेशन होगा। जब भी इन्फ्लामेशन होता है गैस्ट्रिक वॉल पे, तो वहां पे धीरे 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 इरोजन होने लग जाता है, इरोजन। और सर जब इरोजन होता है तो धीरे धीरे फिर वहां पे अल्सर बनने लग जाते हैं। तो अगर किसी को गैस्ट्राइटिस हो तो उसके गैस्ट्रिक रीजन में अल्सर बन सकते हैं, इसीलिए हमको इस बीमारी को पढ़ना है। और अगर अल्सर बन गए तो धीरे धीरे हो सकता है कि वो स्टमक के अंदर परफोरेशन होने लग जाए, और परफोरेशन कई बार इतनी ज्यादा होती है, ये स्टमक के ये स्टमक के अल्सर इतना ज्यादा हो जाता है कि ये लीड कर सकता है परफोरेशन को। और परफोरेशन कई बार इतनी ज्यादा हो जाती है कि ये गैस्ट्रिक सेल्स को इतना ज्यादा इरिटेट कर देती है, वो स्टिमुलेट हो जाते हैं, और कई बार कार्सिनोमा भी लीड हो सकता है स्टमक का। तो गैस्ट्राइटिस को पढ़ना हमारे लिए इसलिए भी जरूरी है कि अगर आपने गैस्ट्राइटिस को समय रहते ट्रीट नहीं किया, तो आगे जाके अल्सर बन सकते हैं, वो पेप्टिक अल्सर कॉज कर सकता है, आगे जाके कैंसर को कॉज कर सकता है, परफोरेशन हो सकता है। तो इसीलिए हमको ये पढ़ना है। तो सबसे पहले हम जो पढ़ने वाले हैं वो है सर इसके कॉज। वो हम पढ़ेंगे सर इसके कॉज, क्या कॉज होते हैं आखिर, क्या कारण है ऐसे जो हमको पढ़ना चाहिए इस बीमारी को। कारण क्या है जिसकी वजह से ये हो रहा है। देखो, एक हो सकते हैं, कुछ हो सकते हैं एक्यूट कारण, कुछ हो सकते हैं एक्यूट कारण, और कुछ हो सकते हैं ऐसे कारण जो क्रोनिक हों। कुछ हो सकते हैं एक्यूट कॉज और कुछ हो सकते हैं क्रोनिक कॉज।
एक्यूट कारण किन्हें बोलेंगे? अचानक से आपने कोई चीज खाई और उसकी वजह से अचानक से आपके स्टमक में इन्फ्लामेशन हो गया, वो क्या है? एक्यूट है। आपने अचानक से कोई दवाई ली, उसकी वजह से हो गया। आपने थोड़ा सा शौकीन थे, थोड़ा स्मोकिंग कर ली, या सॉरी अल्कोहलिज्म ले लिया, उसकी वजह से इन्फ्लामेशन हो गई। मतलब कोई भी ऐसा रीजन जो सडन कॉज करे, सडन और सीवियर, सडन और सीवियर कारण अगर कोई तुरंत हो जाए, तुरंत आपको सिम्टम्स आ जाएं, तो वो हो सकते हैं सडन कॉज। और कुछ ऐसे हो सकते हैं जो आपको धीरे धीरे, स्लोली स्लोली, या फिर मैं बोलूं तो प्रोग्रेसिव, स्लोली स्लोली या प्रोग्रेसिव कॉज करें, तो उसको हम बोल सकते हैं क्रोनिक रीजन। तो स्लोली हो सकता है और सडन हो सकता है। अब सडन ऐसे कौन कौन से कारण हो सकते हैं? सडन ऐसे कौन कौन से कारण हो सकते हैं? देखो, सडन वो कारण हो सकते हैं जैसे कोई भी आपने फूड लिया, या कोई सा भी इरिटेंट आपकी बॉडी में गया, इरिटेंट, ये गया स्टमक में, और स्टमक में जाके इसने इरिटेशन करी, और इस इरिटेशन की वजह से वहां पे इन्फ्लामेशन हो गई। और आपको पता है इन्फ्लामेशन होगी तो अल्सर हो सकता है, परफोरेशन हो सकता है, और कंडीशंस आगे लीड कर सकता है। जबकि अगर मैं क्रोनिक कारणों की बात करूं, सर कौन कौन से ऐसे एक्यूट कारण कौन कौन से हो सकते हैं? स्मोकिंग हो सकता है, या सर अल्कोहलिज्म हो सकता है, अल्कोहलिज्म। ये सडन भी हो सकता है कि आपने सडन ये चीजें करी और तुरंत हो गया। आपने कोई मेडिसिन ले ली, जैसे कि नसेट्स, एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं आपको, तुरंत इसकी वजह से इन्फ्लामेशन हो गया। या फिर आपने कंटामिनेटेड फूड ले लिया, कोई ऐसा फूड ले लिया जिसकी वजह से इरिटेशन होने लगी गैस्ट्रिक म्यूकोजा में, स्पाइसी फूड खा लिया तुरंत, उसकी वजह से हो गया। मतलब ऐसे कारण जो तुरंत लीड करते हैं, सडन लीड करते हैं, उनको बोलते हैं हम एक्यूट कारण। जबकि क्रोनिक कारण ऐसे होते हैं स्लोली स्लोली। जैसे क्रोनिक के अंदर आता है एच पाइलोरी, कोई बैक्टीरिया आपकी बॉडी के अंदर गया, एक एच पाइलोरी होता है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, ये धीरे धीरे आपकी बॉडी में जाके गैस्ट्रिक म्यूकोजा को इरिटेट करता है, धीरे 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 धीरे। ऐसे ही आप लंबे टाइम से मेडिसिन ले रहे हो, अभी नहीं हुआ आपको, आप बहुत लंबे टाइम से मेडिसिन ले रहे थे, उसकी वजह से धीरे धीरे आपकी म्यूकोजा पे असर पड़ रहा है। इसके अलावा एक ऐसा कारण हो सकता है, सपोज धीरे धीरे आपके स्टमक में अल्सर बन रहे हैं, और धीरे धीरे वो अल्सर इन्फ्लामेशन कर रहे हैं, पहले अल्सर से भी इन्फ्लामेशन हो सकती है। ऐसे ही कुछ आपको ऑटो इम्यून डिजीज हो गई, ऑटो इम्यूनिटी, ऑटो इम्यून डिजीज में धीरे धीरे आपको कारण आ रहे हैं, ऑटो इम्यून कारण हो सकते हैं। आपकी हैबिट धीरे धीरे, हैबिट स्लोली स्लोली हो रही है, जैसे अल्कोहलिज्म आप लंबे टाइम से ले रहे थे पर अब सिम्टम आ रहे हैं, तो अल्कोहलिज्म कारण हो सकता है। ऐसे ही फूड हैबिट, आप लंबे टाइम से बहुत स्पाइसी खा, तुरंत तो असर नहीं आया, पर धीरे धीरे जैसे जैसे पीरियड ऑफ टाइम के साथ आप आगे बढ़ते रहे, आपके गैस्ट्रिक म्यूकोजा में इरिटेशन होने लग गई और इन्फ्लामेशन हो गई। तो क्रोनिक भी हो सकता है और सडन भी हो सकता है। सडन मतलब एक्यूट, और स्लोली हो रहा है मतलब वो है क्रोनिक। तो ज्यादा अंतर नहीं है, बस कुछ कारण ऐसे जो तुरंत आपको सिम्टम दिखा रहे हैं वो एक्यूट हो गए, जो कारण धीरे धीरे सिम्टम दिखाएंगे वो क्रोनिक हो गए। तो हमने कॉजेस को मेनली अभी एक्यूट और क्रोनिक में डिवाइड किया है। ओके, तो ये कुछ कारण थे। अब आपसे पूछा जाता है सर टाइप्स बता दो, टाइप्स। तो देखो टाइप्स मैं आपको दो भागों में डिवाइड करके बताता हूं। एक तो अकॉर्डिंग टू कॉज, अगर कॉज के अकॉर्डिंग बांट रहे हो तो कुछ डिवीजन आपको देखने को मिलेंगे, कॉज के अकॉर्डिंग बांट रहे हो तो। और अगर आप हिस्टोलॉजी के अकॉर्डिंग बांट रहे हो, हिस्टोलॉजी के अकॉर्डिंग बांट रहे हो, तो आपको कुछ कॉज दिखाई देंगे। तो यानी कि अगर हम गैस्ट्राइटिस को डिवाइड करें तो हमें दो टाइप से हम गैस्ट्राइटिस को पढ़ सकते हैं, मतलब उसके टाइप्स को हम दो कंडीशन कैटेगरी के अकॉर्डिंग डिवाइड कर सकते हैं। पहली कैटेगरी होगी अकॉर्डिंग टू कॉज। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, अकॉर्डिंग टू कॉज में सपोज कर लो किसी व्यक्ति को कोई ऑटो इम्यून कंडीशन है, ठीक है, किसी व्यक्ति को
अगर कॉज है उसका ऑटो इम्यूनिटी, अगर कॉज है उसका कौन सा, ऑटो इम्यून, एक टाइप ये हो सकता है। अगर कॉज है उसका कोई एजेंट, कोई एजेंट की वजह से हो रहा है कॉज, तो हो सकता है दूसरे टाइप का। और तीसरा कुछ अदर फैक्टर्स की वजह से हो रहा है तो वो तीसरा टाइप हो सकता है। इसी को गैस्ट्राइटिस के टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। देखो पहला टाइप है टाइप ए, पहला टाइप है टाइप ए, दूसरा टाइप है टाइप बी और तीसरा टाइप है टाइप सी। तो गैस्ट्राइटिस को टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी में बांटा गया है। टाइप ए क्या है सर, ऑटो इम्यून, ऑटो इम्यूनिटी की वजह से अगर हो रहा है तो वो टाइप ए है। अगर एजेंट जैसे कि एच पाइलोरी की वजह से हो रहा है तो वो बी है। और अदर कारण जैसे कि कोई केमिकल आपने ले लिया या आपने मेडिसिन ले ली उसकी वजह से हो रहा है तो वो टाइप सी है। तो गैस्ट्राइटिस को टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी अकॉर्डिंग टू कॉज, अकॉर्डिंग टू कॉज में तीन टाइप से गैस्ट्राइटिस को डिवाइड कर सकते हैं। टाइप ए गैस्ट्राइटिस, टाइप बी गैस्ट्राइटिस, टाइप सी गैस्ट्राइटिस। अब अंतर क्या है कि जो ऑटो इम्यून वाली बीमारी होती है वो ज्यादातर आपके बॉडी वाले पार्ट को अफेक्ट करती है, स्टमक के, और बॉडी और फंडस वाले पार्ट को ज्यादातर अफेक्ट करती है। सर फंडस और बॉडी में बहुत ज्यादा मात्रा में एक टाइप की सेल होती है जिनको बोलते हैं पराइटल सेल। और पराइटल सेल सर एचसीएल बनाती हैं और सर इंट्रेंसिक फैक्टर बनाती हैं। ओके सर, तो अगर आपको ऐसी बात पता चले तो आप एक चीज बोल सकते हो कि सर फंडस और बॉडी में ज्यादातर पराइटल सेल रहते हैं। ज्यादातर क्या रहते हैं सर, पराइटल सेल रहते हैं। तो पराइटल सेल अगर रह रहे हैं तो पराइटल सेल की वजह से एचसीएल और इंट्रेंसिक फैक्टर, दो चीजें, जब पराइटल सेल ही डैमेज, ऑटो इम्यूनिटी की वजह से फंडस और बॉडी डैमेज होती है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ज्यादातर ऑटो इम्यून डिजीज इन दो पार्ट को स्टमक के डैमेज करती हैं और इन दो पार्ट के डैमेज होने की वजह से पराइटल सेल डैमेज हो जाएंगी और पराइटल सेल के डैमेज होने की वजह से एचसीएल का सीक्रेशन कम हो जाएगा और इंट्रिंसिक फैक्टर कम हो जाएगा। जबकि अगर मैं बात करूं एच पाइलोरी की, अगर मैं बात करूं एच पाइलोरी की, तो एच पाइलोरी वाली कंडीशन में आपको ये बात याद रखनी है कि यहां पे एच पाइलोरी वाली कंडीशन में HCl कम नहीं होता। अगर एच पाइलोरी कभी भी होगा तो वह एसिड का फॉर्मेशन ज्यादा करता है और HCl का फॉर्मेशन भी ज्यादा होता है। एच पाइलोरी HCl के फॉर्मेशन को बढ़ाता है। तो HCl यहाँ पे टाइप बी के अंदर, टाइप बी के अंदर HCl बढ़ा हुआ दिखेगा और ये टाइप बी लीड कर सकता है पेप्टिक अल्सर। सर आपने क्या बोला, मैंने ये बोला सर टाइप ए में तो HCl का लेवल कम रहेगा, इंट्रेंसिक फैक्टर का लेवल कम रहेगा, लेकिन टाइप बी के अंदर एच पाइलोरी की वजह से HCl बढ़ता है और HCl के बढ़ने की वजह से पेप्टिक अल्सर को लीड करवा सकता है। तो दोनों में आपको अंतर समझ में आ गया कि टाइप ए के अंदर HCl कम, इसके अंदर HCl ज्यादा। अब तीसरा आता है केमिकल वाला, तो ऐसा इसको नॉन ए और नॉन बी भी बोला जाता है या फिर टाइप सी भी बोला जाता है। टाइप सी गैस्ट्राइटिस ये है जो मेडिसिन और केमिकल की वजह से हो। अगली बात करते हैं, अगर मैं दूसरी तरफ बात करूं कि सर हिस्टोलॉजी के अकॉर्डिंग बता दीजिए, तो हिस्टोलॉजी के अकॉर्डिंग आपको ध्यान रखना है कि बांटा गया है दो टाइप, तीन टाइप में। एक होता है सर इरोसिव, इरोसिव गैस्ट्राइटिस, एक होता है सर नॉन इरोसिव गैस्ट्राइटिस, नॉन इरोसिव गैस्ट्राइटिस, और तीसरा होता है सर अट्रोफिक गैस्ट्राइटिस, अट्रोपिक, अट्रोफिक गैस्ट्राइटिस। सर क्या अंतर है तीनों में, तो आपको एक बात बता दूं कि जो इरोसिव वाला होता है ना, ये सेम एज सडन वाला ही होता है। मतलब ऐसे कारण जो सडन लीड करते हैं या फिर एक्यूटली लीड करते हैं उसको इरोसिव बोलते हैं। इसमें इरोजन हो जाता है, इसमें आपको हैमरेज दिखेगा, तुरंत हो रहा है तो इसमें आपको हैमरेज भी दिखता है। इरोसिव का मतलब खाल निकल जाना, सिंपल सी बात करें, पपड़ी निकल जाना। तो स्टमक की जो वॉल बताई थी हमने, म्यूकस मेम्ब्रेन बैरियर, उसमें इरोजन हो जाता है, इरोजन की वजह से यहाँ पे हैमरेज दिखता है। जबकि नॉन इरोसिव के अंदर
ये कंडीशन तब आती है जब लॉन्ग टाइम स्लोली स्लोली चलता है क्रोनिक, यहाँ पे तुरंत हेमरेज देखने को नहीं मिलती। अब तीसरा टाइप आता है अट्रोपिक। अट्रोपिक में भी दो चीजें आती हैं। अट्रोपिक में भी दो चीजें आती हैं। अगर अट्रोपिक एच पाइलोरी की वजह से हो रहा है या फिर ऑटो इम्यून की वजह से हो रहा है, ऑटो इम्यूनिटी की वजह से हो रहा है, तो अट्रोपिक में दोनों चीजें आती हैं, एच पाइलोरी भी ऑटो इम्यून भी। ये हिस्टोलॉजी के अकॉर्डिंग है। तो सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है ऑटो इम्यून अगर हुआ तो ऑटो इम्यून, आपको पता है कि ऑटो इम्यूनिटी ज्यादातर टाइप ए के अंदर देखने को मिलती है और उसमें आपकी बॉडी में एचसीएल का लेवल कम होता है। तो अट्रोपिक सेम एज टाइप ए, जहां पे पैराइटल सेल डैमेज हो रहे हैं। और दूसरा अट्रोपिक के अंदर एच पाइलोरी आता है, सेम एज टाइप बी, सेम एज टाइप बी, जहां पे एचसीएल का लेवल ऊपर रहेगा या नॉर्मल रहेगा, कम नहीं होगा, कम नहीं होगा। तो ये बेसिकली अंतर होता है इस चीज के अंदर। अगर आप ऑटो इम्यून या टाइप ए वाला देखोगे, ऑटो इम्यून या टाइप ए देखोगे, तो उसमें आपको इंट्रेंसिक फैक्टर भी कम मिलेगा। लेकिन अगर आप गैस्ट्रिन को चेक करोगे, क्योंकि गैस्ट्रिन तो जी सेल बनाती है, तो गैस्ट्रिन बढ़ा हुआ मिलता है टाइप ए के अंदर भी। मैं यहां पे भी लिख सकता हूं कि जी सेल नॉर्मल है तो जी सेल रिलीज करती हैं गैस्ट्रिन, तो गैस्ट्रिन यहाँ पे बढ़ा हुआ मिलता है, एचसीएल कम मिलता है। तो ये मेन कहानी आपको देखने को मिलती है अगर हम गैस्ट्राइटिस के टाइप्स के बारे में बातचीत करें तो। क्लियर? अब ओवरऑल कॉज के बारे में मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूं। अगर मैं केवल कॉज पूछूं, इतनी सारी बातें ना करूं, सिंपल ओवरऑल कॉज के बारे में बात करूं, तो बहुत सारे कारण है सर। हमने पढ़ा सर ऑटो इम्यून एक कारण है, ऑटो इम्यूनिटी एक कारण है, पहला कारण। हमने पढ़ा सर एच पाइलोरी एक कारण है, पाइलोरी। एच पाइलोरी अगर कहीं पे नहीं दिया हो तो स्टेफाइलोकोकस आप याद रख सकते हो, स्टेफाइलोकोकस। अगर ये भी ना दिया हो तो इसके अलावा माइकोबैक्टीरियम की वजह से भी ये होता है, माइकोबैक्टीरियम। अगर ये भी ना दिया हो सर, स्टेफाइलोकोकस, माइकोबैक्टीरियम, तो आप साल्मोनेला भी आंसर लगा सकते हो, साल्मोनेला। तो लेकिन अगर इसमें से इन चारों में से मोस्ट कॉमन पूछे तो एच पाइलोरी ही होगा। ऑटो इम्यूनिटी के बाद एच पाइलोरी ही मेन कारण होगा। तो ये हो गया दूसरा कारण, यानी कि किसी कॉजेटिव एजेंट की वजह से। तीसरा हमने बात करी थी फूड की वजह से, खाने की वजह से भी तो गैस्ट्राइटिस होता है। आप बहुत ज्यादा स्पाइसी खाना खा रहे हो, स्पाइसी खाना खा रहे हो, या बहुत ज्यादा ट्रेडिशनल फूड ले रहे हो, तो ट्रेडिशनल फूड की वजह से भी हो सकता है। ट्रेडिशनल फूड मतलब जैसे पंजाबी हो गया, मराठी हो गया, तीखा खाते हैं ना थोड़ा, तो उन मसालेदार खाते हैं, तो उनकी वजह से भी, उसकी वजह से भी हो सकता है। फूड हैबिट भी एक कारण है। नेक्स्ट, आप दवाइयों का सेवन कर रहे हो, तो हमने मेडिसिन के बारे में भी पढ़ा था सर। किसी को अगर कॉर्टिकोस्टेरॉइड चल रही है तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड भी स्टमक के म्यूकोजा को इरिटेट करती हैं। इसके अलावा नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स भी इरोजन करती हैं या इन्फ्लामेशन करती हैं। नेक्स्ट, पांचवा पॉइंट हमने बोला सर कुछ हैबिट भी ऐसी हैं, हैबिट की वजह से भी हो सकता है। थोड़ा बहुत कई कबार सुट्टा लगा लेते हैं, यानी कि स्मोकिंग, या फिर थोड़े शौकीन हैं अल्कोहल के, इन लोगों में भी गैस्ट्राइटिस ज्यादा देखा गया है। अगर हम बात करें नेक्स्ट, कुछ बीमारी भी हो सकती है क्या सर? हाँ, मतलब अगर मैं बोलूं पैथोलॉजी, तो पैथोलॉजी भी लीड कर सकती है। जैसे सर किसी को बर्न वाले पेशेंट को भी गैस्ट्राइटिस देखने को मिल सकता है, किसी की इम्यूनिटी कम है उसको भी देखने को मिल सकता है। आप अभी हम जीआई सिस्टम के अंदर ही एक डिजीज पढ़ेंगे जिसका नाम है कॉन्स डिजीज, तो कॉन डिजीज के अंदर भी गैस्ट्राइटिस होता है। तो ऐसी बहुत सारी बीमारी भी हो सकती हैं। जैसे आपकी सप्लाई, ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो गई, कोई बीमारी हुई और जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो गई स्टमक को, तो सर इसकी वजह से कैसे होगा? अरे जब ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी तो स्टमक में क्या होगा? इस्कीमिया होगा, और इस्कीमिया की वजह से वहां पे इरिटेशन होगा, और इरिटेशन की वजह से वहां पे इन्फ्लामेशन होगा। लो हो गया, क्या हो गया सर? क्या हो गया सर? ये हो गया गैस्ट्राइटिस, ये हो गया सर गैस्ट्राइटिस। तो इतनी सी बात को आपने बहुत अच्छे से ध्यान है कि ये कंडीशंस ऐसी हैं जो लीड कर सकती हैं। क्लियर? ठीक है। तो सर फिर हमने बोला था हम साइन और सिम्टम्स के बारे में पढ़ेंगे, तो कौन कौन से ऐसे साइन और सिम्टम्स के बारे में आप पढ़ सकते हो? अगर आपको मैं बात करूं कि दो तरीके के सिम्टम्स आ सकते हैं।
आपको दो तरीके के सिम्टम्स आ सकते हैं। सडन, कौन कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं जो आपको सडन देखने को मिलेंगे? एक तो अब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट की बात करता हूं मैं, आपको तुरंत अब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होगा, या फिर तुरंत आपको अब्डोमिनल पेन होगा जब भी आप गैस्ट्राइटिस महसूस करोगे। दूसरा, आपको खाना खाने का मन नहीं करेगा, ये भी एनोरेक्सिया देखने को मिल सकता है। हो सकता है आपको तुरंत वॉमिटिंग हो जाए, नोजिया हो जाए, ये आपको तुरंत देखने को मिल सकता है। मैं बात करूं, आपको बॉडी में वॉमिटिंग की वजह से आपको डिहाइड्रेशन हो जाए, बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हुई तो उसकी वजह से डिहाइड्रेशन हो गया, बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हुआ तो उसकी वजह से तुरंत आपको हेडेक देखने को मिल गई। ये मतलब तुरंत आपको सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। आपको हिकअप्स आ सकते हैं, अगर मैं बात करूं तो हेडेक के बाद मैं बात करूं, आपको हिकअप्स देखने को मिल सकते हैं। हिकअप्स आपको देखने को मिल सकते हैं, नोज़िया वोमिटिंग हो सकती है, हेमरेज हो सकता है, ये सारे सडन देखने को मिल सकते हैं। सडन मतलब मैं ये भी कह सकता हूँ ये सिम्टम है एक्यूट साइन और सिम्टम। ऐसे ही कुछ क्रॉनिक धीरे धीरे होने वाली चीजें भी आपको देखने को मिल सकती हैं। तो सडन तो एक्यूट हो गए, सडन को हमने एक्यूट बोला। अब धीरे धीरे जो सिम्टम बॉडी में आएंगे वो क्या होगा? देखो, क्रोनिक में भी अब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट तो चाहे धीरे आए चाहे बाद में आए, या अब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट बोलूं या अब्डोमिनल पेन बोलूं, अगर कोई पूछे कि पेन या ये कहाँ पे हो रहा है तो एपिगेस्टिक रीजन, पर ये धीरे धीरे सिम्टम आ रहे हैं, स्लोली आ रहे हैं, स्लोली धीरे धीरे, या ग्रेजुअल सिम्टम्स हैं, ग्रेजुअल सिम्टम्स हैं, स्लोली स्लोली आ रहे हैं, ये सडन आ गए थे आपकी बॉडी में। तो लगभग लगभग सेम है क्रोनिक भी, पर यहाँ पे कुछ ऐसे चीजें देखने को मिलेंगी, जैसे लंबे टाइम तक क्रोनिक हो रहा है ना, अगर ऐसा चल रहा है तो इनडाइजेशन हो सकता है क्या? अगर शुरुआत में अभी अभी हुआ तो मुझे क्या ही इनडाइजेशन के सिम्टम मिलेंगे, पर बाद में आपको इनडाइजेशन के सिम्टम मिलेंगे। इसीलिए आपको बाद में बेल्चिंग देखने को भी मिल सकती है क्रोनिक कंडीशन में। आपको B12 की कमी देखने को मिल सकती है, और B12 की कमी होगी तो आपको परनीशियस एनीमिया, अब ये तुरंत तो देखने को नहीं मिलेगा ना, धीरे धीरे देखने को मिलेगा, ऐसे सिम्टम्स हैं, धीरे धीरे आपको परनीशियस एनीमिया देखने को मिलेगा। कैल्शियम की कमी होगी आपकी बॉडी में, क्योंकि आपका जीआई तो अब्जॉर्ब कर ही नहीं रहा है, क्योंकि जीआई में इरिटेशन हो रही है, इन्फ्लामेशन हो रही है, तो कैसे अब्जॉर्प्शन होगा? तो नहीं होगा। तो इसीलिए हमको क्या देखने को मिलेगा यहाँ पे? आपको नमनेस देखने को मिल सकता है, बहुत ज्यादा कमी हो गई, आपको टिंगलिंग सेंसेशन देखने को मिल सकते हैं। तो ये कहानियां आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि आपको ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ठीक, तो ये कंडीशन कुछ आपको ध्यान रखनी है। अगर अब मैं सीधे सीधे बात करूं कि सर डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या करेंगे, तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में आपको ध्यान रखना है, देखो वैसे तो एंडोस्कोपी से पता चल सकता है कि स्टमक की कौन सी लेयर में कहाँ पे इरिटेशन हो रही है, कहाँ पे इन्फ्लामेशन हो रहा है। इसके अलावा एच पाइलोरी को चेक करने के लिए हम एक टेस्ट करते हैं जिसको बोलते हैं यूरिया ब्रेथ टेस्ट। ये एच पाइलोरी को फाइंड आउट कर लेगा अगर कारण वो है तो। हिस्ट्री कलेक्शन से आप पूछ सकते हो ना कि कहीं आप थोड़ा बहुत शौकीन तो नहीं हो। हिस्ट्री कलेक्शन से आपको पता लग जाएगा कि कोई और बर्न तो नहीं हुआ था, आप कोई मेडिसिन तो नहीं लेते, आप अल्कोहल तो नहीं पीते, आप खाना कैसे खाते हो, वो रिस्क फैक्टर सारे आपको हिस्ट्री कलेक्शन से पता लग जाएंगे। एक्सरे चेक कर सकते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी से हमें पता चल सकता है क्या हालत है स्टमक की। ये सारी चीजें हमें डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन से पता चलेगा। क्लियर? आप ब्लड टेस्ट से चेक कर सकते हो विटामिन B12, या बाकी के जो HCl का सिक्रीशन कितना हो रहा है, बाकी गैस्ट्रिन का सिक्रीशन कितना हो रहा है, तो उसके लिए भी हम टेस्ट कर सकते हैं। तो ये सारे टेस्ट आपको ध्यान रखने हैं। फूड हैबिट, डाइट हैबिट, सब कुछ पूछना है, अपर जीआई की इंडोस्कोपी कर लेनी है। ये था डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के बारे में। ठीक है, द लास्ट वन इज मैनेजमेंट। तो आपको मैनेजमेंट में मेनली दो चीजें याद रखनी है, वैसे तीन, पर दो चीजें आपको मेनली याद रखनी है। एक होता है मेडिकल मैनेजमेंट, और एक दूसरा है सर्जिकल मैनेजमेंट। पहले मेडिकल मैनेजमेंट के बारे में अगर बातचीत करें तो मेडिकल मैनेजमेंट में क्या चीजें हैं सर? मेडिकल मैनेजमेंट में आपको पता है कि सर इन्फ्लामेशन हो रही है, और इन्फ्लामेशन की वजह से कई जगह पे हो सकता है कि HCl कम हो, पर ज्यादातर कंडीशन में HCl बढ़ता है, और HCl के बढ़ने से अल्सर हो सकते हैं। तो मेन काम है इन्फ्लामेशन जो हो रहा है, उस इन्फ्लामेशन को, उस इन्फ्लामेशन की वजह से HCl का सीक्रीशन बढ़ रहा है, तो HCl के सीक्रीशन को कम करना।
तो HCl के सीक्रेशन को कम करने के लिए, एसिडिटी को कम करने के लिए हम एंटा एसिड का यूज करते हैं। सर कौन सी एंटा एसिड? तो याद रखना है, हम ऐसी एंटा एसिड मतलब ये ऐसे होते हैं जो बेस होते हैं, बेस, तो बेस देते हैं हम जिससे कि एसिड का अपोजिट हो। सर कौन कौन से? एक ब्रांड नेम है जेलुसिल, जेलुसिल आता है। अगर जेलुसिल ना मिले ऑप्शन में तो डाइवॉल मिलेगा, मैग्नीशियम सल्फेट मिलेगा, एल्यूमिनियम सल्फेट मिलेगा। ये क्या है? एंटासिड ही तो है। अगर ये भी ना हो तो हम H2, दूसरी मेडिसिन H2 रिसेप्टर ब्लॉकर देते हैं। सर H2 रिसेप्टर ब्लॉकर क्या होते हैं? सर ये भी H आयन को कम करते हैं, यानी कि सर ये एसिड को कम करते हैं। तो H2 रिसेप्टर ब्लॉकर कौन कौन से होते हैं सर? आपने सुना होगा जेनटेक, आपने सुना होगा जेनटेक, आपने सुना होगा सिमिटिडीन। ये क्या है सर? रेंटेक, फॉर्मटेक, फॉर्मटेक सुना होगा आपने, फॉर्मटेक। रेंटेक मतलब रेंटिडीन, सिमिटिडीन, जेनिटिडीन, इनको रेंटेक, जेनटेक, फॉर्मटेक के नाम से भी आते हैं। तो जिनके पीछे भी DINE लग रहा है, डीन, रेंटिडीन, फॉर्मेटिडीन, सिमिटिडीन, ये सारे H2 रिसेप्टर ब्लॉकर हैं, एसिड को कम करेंगे। हम इसी को कुछ और ड्रग्स भी यूज करते हैं। सर कौन कौन से? प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। सर प्रोटॉन पंप इनहिबिटर ये भी एसिड को कम करने में हेल्प करेंगे, हमारी लेयर को बनाने में हेल्प करेंगे। जो लेयर इन्फ्लामेशन हो रही है उसमें कोई चीज दिक्कत आ रही है तो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर जिनके पीछे भी प्राजोल लगे या जॉल लगे, जैसे एक ड्रग आती है प्राजोल, एक पेंटॉप सुनी होगी आपने, पेंटाप्राजोल, इसिनोप्राजोल, ये आपने ड्रग्स के नाम सुने होंगे, रेमिप्राजोल, रेमीप्राजोल, ये सारे के सारे क्या है सर? ये प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है। इनको भी हम गैस्ट्राइटिस में अल्सर फॉर्मेशन ना हो उसके लिए यूज कर सकते हैं। इसके अलावा सर हम एक ट्रिपल थेरेपी भी यूज करते हैं इसमें, ट्रिपल थेरेपी। ये आप लोगों को कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है नीचे मुझे कि ट्रिपल थेरेपी के अंदर कौन सी ड्रग यूज करते हैं। मैं बता दूं कि इसमें प्रोटॉन पंप इनहिबिटर भी यूज किया जाता है और एंटीबायोटिक भी यूज किए जाते हैं। तो आप मुझे ये बताओगे ट्रिपल थेरेपी का मतलब होता है 3 ड्रग्स, तो वो कौन सी 3 ड्रग्स हम यूज करते हैं अगर हमको गैस्ट्राइटिस हो या पेप्टिक अल्सर हो? पेप्टिक अल्सर के अंदर मैं बताऊंगा इसको अगली क्लास में। तब तक आपने कमेंट सेक्शन में जो भी क्लास को पढ़ रहे हैं उन्होंने आंसर जरूर करना है। तो आपको ये बात याद रखनी है, ट्रिपल थेरेपी हम यूज करते हैं इसके अंदर भी, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। ठीक है। इसके अलावा सर हम सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या करते हैं? सर्जिकल मैनेजमेंट की जरूरत पड़े तो सर्जिकल मैनेजमेंट में अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है गैस्ट्राइटिस में और उसने पेप्टिक अल्सर को लीड कर दिया है, तो हम गैस्ट्रिक रीजन को कट करने की भी जरूरत पड़े तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, जिसको गैस्ट्रोटॉमी बोलते हैं, अगले गैस्ट्रेक्टमी बोलते हैं। तो अगली क्लास में जब हम पेप्टिक अल्सर पढ़ेंगे तो सर्जिकल मैनेजमेंट को हम पेप्टिक अल्सर के साथ में पढ़ेंगे। तो अभी तक के लिए ये पूरा का पूरा सिस्टम था हमारा जिसको हमने बात करी, जिसको हमने बात करी। क्या बात करी सर? हमने बात करी गैस्ट्राइटिस की। तो आज की कहानी यहीं तक। थैंक यू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं अगली क्लास में।